ग्रुप डी एग्जाम का ये 12 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। उसका डिटेल एनालिसिस एक एक सवाल करा रहे हैं, तो बहुत गौर से आप सुनिए। और यही नहीं, पिछले जितना भी एग्जाम हुआ है सबका डिटेल एनालिसिस चैनल पर डाला हुआ है, तो आप देख कर ही जाइए, बहुत फायदा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि मुंबई के किस खिलाड़ी को वर्ष 2026 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और किस खेल से हैं। तो इनका नाम देख लीजिए। सबसे पहले क्या है कि हरमनप्रीत कौर। कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर अभी खेलती क्या है? तो क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। अब बाबू अगर नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पे, तो कि मुंबई के किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत 2026 में पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है कला के क्षेत्र में? तो आपको पता है ना कि ये धर्मेंद्र सिंह दियोल, जो सनी दियोल कौन है? फादर हैं। सनी दियोल कौन है? फादर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे? बी आंसर हो गया। अब बाबू एक बार ध्यान ये रखिए ना कि अगर पद्म पुरस्कार कहे तो पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने लोगों को मिला है? तो 131 लोगों को। तो 5 और प्लस कितना? 13 और प्लस 113, यानी पद्म विभूषण 5 लोगों का, पद्म भूषण 13 लोगों का, और पद्म श्री कितना लोगों का? तो 113 लोगों को। क्या बोले? पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13, और पद्म विभूषण कितना लोगों को बाबू? तो 113 लोगों को। तो ये सवाल ये आता है कि पद्म पुरस्कार 2026 में कितनों लोगों को मिला है? तो टोटल 131 लोगों को। अगर पूछेगा पद्म विभूषण कितना को? तो 5 को। पद्म विभूषण 5 को। पद्म भूषण कितना को? तो 13 को। पद्म श्री कितना को? तो 113 को। तो कई बार पूरा पर भी सवाल आया है, एक बार सीरियल में एग्जाम में आया है कि पूरा पर कितना, मैंने पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला है इस साल, इस तरह का सवाल आया था। तो आप ध्यान रखिए, ये दोनों तरीका से, हर तरह से आपको याद रखना है। अब बाबू यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि लॉरियल स्पोर्ट्स 2026 में कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो आप मैक रॉयल याद रखिए, केवल मैकल रॉय केवल याद रखिए। क्या? मैकल रॉय। ऑप्शन नंबर सी, केवल इतना याद रखिए। कौन? मैकल रॉय। क्या याद रखना है? केवल मैकल रॉय, ज्यादा नहीं। अब उसके बाद बाबू क्या है कि फरवरी 2026 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिहार के राजगीर में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिहार के राजगीर में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये निगरानी ऐप। कौन सा बाबू? तो ये निगरानी ऐप लॉन्च किए हैं। कौन? किरण रिजिजू। कौन सा ऐप? निगरानी ऐप। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के राजगीर में किरण रिजिजू ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो निगरानी ऐप। कौन लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने। कौन है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। अब बाबू देखिए, कपड़ा उद्योग के वैश्विक परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए आयोजित भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल शो भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कह रहे हैं कि कपड़ा उद्योग के वैश्विक परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए आयोजित भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल शो भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। कहाँ पे बाबू? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम नई दिल्ली में। अब अगर बाबू ने सवाल यहाँ पर देखें, तो कह रहा है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय, कहता हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी एससी यानी शेड्यूल कास्ट का दर्जा और उससे मिलने वाले आरक्षण लाभ केवल किन धर्मों के अनुयायियों को मिलेगा? यानी केवल किन धर्मों के अनुयायियों को जो एसी कैटेगरी के अंतर्गत, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत जो लाभ मिलता है, वो केवल किन धर्मों के लोगों को मिलेगा? तो बाबू हिंदू को, बौद्ध को, और हिंदू बौद्ध और सिख, हिंदू बौद्ध को ही केवल मिलेगा। केवल किन धर्मों को? हिंदू बौद्ध और सिख को। हिंदू बौद्ध और सिख को। यहाँ पर किनको किनको नहीं मिलेगा? तो मुस्लिम को नहीं और जैन को नहीं। ध्यान रखना है, दो नहीं है, दो धर्मावलंबी नहीं है, मुस्लिम और जैन। तो बहुत ध्यान से रखिएगा। अब किनको किनको मिलना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुस्लिम और जैन ये दो आएगा तो आपको नहीं पता लगेगा कौन। तो इसीलिए याद रखना है कि मुस्लिम और जैन को नहीं, और हिंदू बौद्ध और सिख को मिला है, और बाकी किसी धर्मों को नहीं। अब बाबू देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि अक्टूबर नवंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा निर्धारित रेपो रेट कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है? ये क्या है? रेपो रेट कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है? तो 5.50। ये क्या है बाबू? रेपो रेट है।
ये क्या है, रेपो रेट कितना 5.50%, यानी 5.5%। आओ बाबू, उसके बाद अगर देखें तो जनजातीय एथलीटों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स, क्या खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं ना छत्तीसगढ़ जहाँ बस्तर है, नक्सलाइट वाला ज़्यादा इलाका था, जो अब नक्सल मुक्त हो गया है। 31 मार्च 2026 को ये भी ध्यान रखना है कि 31 मार्च 2026 को भारत को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। और बस्तर जो क्षेत्र था वो ज़्यादा प्रभावित था लास्ट में, फिर वो भी खत्म हो गया। अब बाबू यहाँ से देखिए, कह रहा है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और बढ़ती डिजिटल लत को रोकने के लिए 16 वर्ष से कम आयु के नवलिंगों हेतु सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक घोषणा किस राज्य ने कर दी है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने कर दी है। किस राज्य सरकार ने बाबू, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार, यानी कर्नाटक के पहले सीएम कौन थे, सिद्धारमैया, जब ये घोषणा हुआ था। लेकिन अब कौन सीएम बन गए हैं बाबू, तो डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया हट गए हैं और कौन, डीके शिव कुमार। अब कौन बन गए हैं, डीके शिव कुमार। कौन बन गए हैं, डीके शिव कुमार। तो ध्यान रखना है कि कर्नाटक के नए सीएम कौन है, डीके शिव कुमार। और एक कर्नाटक के बारे में एक और बात अभी इम्पोर्टेंट पता क्या है, कि पान मसाला और गुटखा पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन बन गया है, कर्नाटक। तो ये याद रखिए, क्योंकि अब आने वाला एग्जाम में, अभी तो इसमें तो रेलवे में नहीं आएगा, ग्रुप डी में तो नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा ना रेलवे का या फिर और किसी भी एग्जाम में, उसमें आएगा कि क्या है, कि बैन कर दिया है पान मसाला और गुटखा पर। किसने, कर्नाटक सरकार ने 1 साल के लिए। जानते इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक पूरे देश में बंद नहीं होगा, तो बिहार में शराब बंद है, क्या शराब बंद है, पड़ोसी राज्य से आ जाता है। उसी तरीका से पान मसाला वहाँ नहीं होगा, अलग राज्य से आ जाएगा। यहाँ देखिए बाबू, अब हम सवाल पर चलते हैं। मानव प्रजनन शरीर क्रिया विज्ञान, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के अनुसार, जहाँ पुरुषों में लाखों शुक्राणु का निर्माण होता है, वहीं एक स्वस्थ महिला में समान मानसिक चक्र के दौरान प्रति माह औसतन कितने परिपक्व अंडे, यानी मेच्योर एग्स, अंडाशय से मुक्त होते हैं, तो एक ही। अब बाबू आप जानते हैं ना कि ये फीमेल का अगर ये स्ट्रक्चर है आगे, अगर इधर पे, तो एक अंडा यहाँ पर, एक इधर होता है, एक इधर। और प्रत्येक वर्ष जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, पीरियड होता है, वो हर मंथ में जब होता है 28 दिनों पर, तो वो एक ही तरफ से निकल के आता है। ये ना कि दोनों तरफ से, एक मंथ ये इससे, फिर अगले मंथ इससे आता है। समझ गए ना, और ध्यान रखना है कि हर मंथ दोनों से नहीं आता, एक ही, मतलब एक मंथ इससे आएगा, एक मंथ इससे आएगा, तो ये इस तरह साइकिल रिपीट होते रहता है। तो वही बाबू, हर मंथ एक ही से आता है, एक एक। अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिए यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए। अब कह रहे हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कि मानव शरीर विज्ञान, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अनुसार, गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण बाधित हो जाता है। कह रहे हैं कि मानव शरीर विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अनुसार, गले में जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है। तो बाबू मतलब थायरोक्सिन जो हार्मोन का स्रावन होता है, अगर आयोडीन का कमी हो गया भोजन में, तब वो फिर स्रावित होना बंद हो जाता है, जिससे थायराइड नामक बीमारी हो जाता है। और एक बार हो गया तब वो ठीक नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, आयोडीन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पे है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब बाबू अगर नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, कि कह रहा है एक विद्युत परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध 220 वोल्ट के विभवांतर से क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है। यदि इस परिपथ में 5 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ से गुजरने वाला कुल आवेश की गणना कीजिए। तो आप विद्युत परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध, तो यानी क्या है, आर का वैल्यू कितना दिया है, 10 ओम, और आर का मतलब प्रतिरोध दिया है 10 ओम, इसको ओम पढ़ते हैं। और ये क्या है बाबू, वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 220 वोल्ट। अब आप जानते हैं ओम के नियम से क्या फार्मूला होता है, वी बराबर आई आर। क्या होता है बाबू, वी बराबर आई आर। तक करंट का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तब वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 200 वोल्ट दिया है कितना, 220, और रेसिस्टेंस दिया है कितना, आर कितना दिया, 10। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 220, देखिए ना, आर को नीचे लेकर आएंगे इधर, तो 10 10 0 0 कट गया, यानी आई का वैल्यू कितना होगा करंट का, तो 22। आई का वैल्यू कितना होगा बाबू, 22।
अब बाबू सवाल में पता है क्या पूछा है, अब देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कि हम लोगों को यहाँ पे आई यानी करंट का वैल्यू कितना आ गया है 20, सॉरी माफ कीजिएगा 22, करंट का वैल्यू कितना आ गया है 22। अब बाबू यहाँ सवाल पूछा है कि क्या होगा, तो आवेश से नहीं क्यू क्या होगा, तो आप जानते हैं ना क्यू बराबर क्या होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी, तो आई का वैल्यू तो आ गया आपके पास 22। अब टी टी दिया है 5 मिनट, तो ये यहाँ पर मिनट या घंटा में नहीं बल्कि सेकंड में लिखा जाता है टाइम को, तो 300। तो अब यहाँ 300 लिखिएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा 22 तिया 66, और फिर डबल जीरो, ऑप्शन नंबर जहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। दोबारा अगर देखिए नहीं समझ आता था बाबू, कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दीबाजी में नहीं, एक ही सवाल को जब तक समझ नहीं आता तब तक देखना चाहिए। आप अगर चाहेंगे कि जल्दी निकल जाए तो आपको मुश्किल होगा, नुकसान होगा। वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थिति और न्याय और सुरक्षा का आकलन करने वाले प्रसिद्ध महिला शांति और सुरक्षा समिति सूचकांक यानी विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स जारी करता कौन है। फिर से सवाल सुनिए, ये थोड़ा चर्चा में ज़्यादा नहीं रहता है, तो सवाल फिर सुनिए। वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थिति, न्याय, सुरक्षा का आकलन करने वाले प्रसिद्ध महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक जारी करता कौन है, तो यहाँ पर देखिए जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी और क्या है PRIO ने मिलकर जारी किया है ये इंडेक्स को, तो याद रखना है। और बाबू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आता है उसको कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करता है। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको बहुत गौर से। देखिए बाबू अब क्या कह रहा था सवाल, देखिए आगे हो गया स्किप। कह रहा है बाबू कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार अंतः श्वसन यानी इनहेलेशन की प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम, और डायफ्राम जानते हैं ना आप, और पसलियां यानी रिब्स की गति में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए कौन सा परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर क्या है कि डायफ्राम संकुचित होकर चपटा हो जाता है और पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती रहती है, पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती रहती है। और पसलियां जो आंतरिक ऑर्गन हैं जैसे लीवर, लंग्स, वो सब को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है भी कौन, रिब्स, पसलियां। अब बाबू यहाँ पर ये कह रहा है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कहते CH3CO CH2 CH3 का यूपीएससी नाम क्या होता है, तो यहाँ से क्या 1 2 यहाँ पर क्या है 3 और क्या है 4, तो 4 अगर कार्बन है तो ब्यूट से तो स्टार्ट होगा, लेकिन बाबू यहाँ पर CO यानी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा ब्यूट, मतलब जानते हैं ना मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, तो ये ऑप्शन ए और सी तो कट गया। अब बाबू यहाँ पर क्या है CO लगा हुआ है, तो CO किसका होता है, कीटोन का, यानी ऊन लगा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ पर आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। अगर इन बातों को आपको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप बताया कीजिए, हम डरते रहते हैं कि शायद आपको इसके बाद इंस्टाग्राम पर ना जाना हो, आपके पास समय तो भी नहीं है, तो आप बताया कीजिए। अगर डिटेल में बताने को बोलेंगे तो हम पूरा फ्री होकर बताएंगे, हर चीज़ समझाएंगे। बाबू पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के संरचनात्मक स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है, किसे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है बाबू, तो क्या है बी, यानी शाकाहारी को प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है, शाकाहारी को किसमें प्राथमिक श्रेणी में रखा जाता है। अब बाबू यहाँ ध्यान रखिए कि नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पर आप नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू क्या कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि यदि दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं, एक हल्की और एक भारी, पर एक समान परिणाम का बल लगाया जाए तो किस वस्तु में अधिक त्वरण उत्पन्न होगा था। बाबू देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन, तो मास यानी सेम है तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए ना कह रहा है कि हल्की और भारी, नहीं मास यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पर मास दिया हुआ है, मतलब कि एक हल्का वस्तु है एक भारी, तो ये क्या है फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। अब बाबू तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा ये सवाल पूछा है। अगर दोनों वस्तु पर यानी 20 ओम का यहाँ, सॉरी 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ भी लगाएं और 20 न्यूटन का फोर्स दूसरे पर भी लगाएं, तो इसमें एक हल्की वस्तु है यानी 4 kg का है, और दूसरा में वस्तु कितना है भारी वाला 5 kg का है, तो
तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालिए, यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो 4 बचे 20, यानी कितना आया एक्सेलरेशन 5, और यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आया 4। तो बाबू यहाँ ध्यान से ये समझना है कि कह रहा है कि किस वस्तु में त्वरण अधिक होगा। तो जो हल्की वस्तु है उसमें त्वरण ज्यादा आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है पर सेकेंड स्क्वायर, इसीलिए लिखे हैं। और जो भारी वस्तु था 5 केजी का, उसका एक्सेलरेशन कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं ना बात को कि क्या है, तो हल्की वस्तु पर क्या है बाबू, तो हल्की वस्तु पर हल्की वस्तु का एक्सेलरेशन क्या होगा, तेज होगा, ज्यादा होगा। तो यही बात समझाना चाह रहे थे। अब नेक्स्ट में कह रहा है बाबू कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 400 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है। तो आप जानते हैं ना कि टी यानी आवर्तकाल बराबर क्या होता है 1/λ। लेमडा क्यों कहते हैं, तो लेमडा फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज में जो होता है उसको कहते हैं। तो टी यानी आवर्तकाल निकालना है बाबू। तो ई क्या होगा, ऊपर दिया हुआ है कितना, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि आप गौर सुनिए कि ये, और यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, तो 1/λ है। तो लेमडा का वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी कितना दिया 400 हर्ट्ज दिया हुआ है बाबू। तो अगर 400 हर्ट्ज दिया रहेगा तो यहाँ सुनिए गौर से, डिवाइड कैसे करना है। अगर 4 से डिवाइड कीजिए 1 में तो कितना था 0.25 आता, लेकिन 2 जीरो और से डिवाइड करना है तो 2 जीरो पहले लगाना पड़ेगा फिर पॉइंट होगा। तो ये कितना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। इस बात को बहुत गौर समझिए बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। और इतना ही छोटा छोटा न्यूमेरिकल आएगा और एग्जाम में पता नहीं चल रहा होता है। फिर कर रासायनिक विज्ञान में IUPAC नामाकरण नियमों के अनुसार किसी कार्बनिक यौगिक का नामाकरण अंग्रेजी नाम लिखते समय अक्षरों का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जब IUPAC नाम लिख रहे होते हैं तो क्या होना चाहिए, नाम सामान्यतः छोटे अक्षरों यानी क्या है लोअर केस यानी छोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। बात से आप ध्यान रखिए, ये इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, छोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना था, ये थोड़ा गलती लिखा हुआ इंग्लिश में। अब कह रहा है बाबू कि अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक, हम हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 आपको पता है ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये 3 वो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है, ये सवाल है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है इन तीनों का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है, यही बात सेम है, बाकी सब गलत है। क्या तीनों न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, बिल्कुल नहीं। क्यों बाबू, कि एक का होता है 1H1, दूसरा का होता है क्या 1H2, और तीसरा क्या होता है 1H3। तो इसका न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ 0 हो जाएगा, इसका न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होगा, इसका न्यूट्रॉनों की संख्या कितना 2। कैसे कि दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, घटा रहे हैं, ऊपर वाला में से नीचे वाला, ऊपर से नीचे घटाए तो यहाँ एक से एक घटाए तो 0 आ गया। तो यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान हुआ, तो बिल्कुल नहीं। और द्रव्यमान संख्या बिल्कुल समान है ही नहीं, आप देख लीजिए, द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग है, तब तो समस्थानिक बना है। अब बाबू यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया कि परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन ना ही परमाणु द्रव्यमान सेम है, ना ही क्या है, ना ही इसका क्या नहीं सेम है, तो वो भी सेम नहीं है क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। कह रहा है कि जब मैग्नीशियम धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे किसी तीव्र क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस मुक्त होता है। कह रहा है जब मैग्नीशियम धातु की सोडियम ऑक्साइड के साथ तीव्र क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन सा गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पर क्या है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब बाबू अगर नेक्स्ट सवाल में देखें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प एक समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर का सही उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो समांगी मिश्रण उसको कहते हैं जो पूरी तरह से घुल जाए, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण है, चीनी आपको बाहर से दिखता है नहीं, तो वो समांगी मिश्रण हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जल और क्षार यानी बेस हो जाएगा, ये पूरी तरह से घुल जाता है, नहीं तो तेल और पानी तो अलग अलग हो जाता है, खड़िया चूना बाहर से दिख रहा होता बाबू, तब वो नहीं होगा। अगर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं तो कह रहा है कि भौतिकी विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में वास्तविक रूप से वर्क डन माना जाता है। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, आपको पता है ना, ये क्या होता है, W बराबर वर्क डन एफ एस कॉस्टा, क्या होता है बाबू, एफ एस कॉस्टा। यानी कहने का मतलब कॉस्ट है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ यानी फोर्स पर भी डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और कॉस्ट जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है इसका, ये तीनों बात पर डिपेंड करता है। सवाल क्या कह रहा है कि भौतिकी विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से किसी स्थिति में वास्तविक रूप से कार्य संपन्न माना जाएगा। तो सब कुछ ठीक होना चाहिए, यानी विस्थापन भी होना चाहिए, बल भी कुछ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, दोनों के बीच कोण भी कुछ है 0 डिग्री या फिर
कुछ होना चाहिए, 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा, तो यानी वो कुछ ना कुछ एंगल भी होना चाहिए, उस हिसाब से होगा। 90 डिग्री होगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है बाबू, जब किसी वस्तु को फर्श से उठाकर मेज पर रखा जाएगा तो कार्य कुछ न कुछ होगा, क्योंकि बल लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, क्योंकि वस्तु कहीं और था, उठा कहीं रख और रख दिए, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना बाबू। तो यहाँ पर अब देखिए, अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि प्रकाशिकी के नियमों के अनुसार जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस के मुख्य फोकस यानी F1 और प्रकाशीय केंद्र O के मध्य रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक और आकार कैसा होगा। तो बाबू ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में कई तरह का परिवर्तन होता है, 6 तरह का। अब बहुत बच्चे बोले पागल कहीं के, हम पढ़े हैं अवतल में। तो अवतल जब दर्पण रहता है तो उसमें 6 कंडीशन होता है। आप ये हमारे ऊपर शक मत करिए, आप बहुत ध्यान सुनिए बाबू, जो बता रहे हैं सही है। अगर आप कहिएगा तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का हम डिटेल में बताए हैं, और अगर आप कहिएगा तो हम ये लेंस का भी पूरे बता सकते हैं, लेकिन हमको टाइम का बंदिश है। अगर आप कहेंगे तो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका कैसा हो जाएगा बाबू, आभासी, सीधा और आवर्धित। और अगर आपको आता होगा तो ये भी बता दीजिएगा कि आता है, जरूरत नहीं है ज़्यादा के, बस केवल क्वेश्चन की जरूरत है, तो वो तो नहीं हम चलेंगे। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू, आगे देखिए। नेक्स्ट सवाल नहीं बल्कि ये लास्ट सवाल था। तो अब आप वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर कीजिए जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ बाबू, बहुत ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य बहुत ज़्यादा इसे पैसा कमाना नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि पूरा क्या करें, डिटेल में हर बात को पढ़ा दें। हर अभी क्लास वाइज भी साइंस मैथ में पढ़ा ही रहे हैं, वो सब चीज़ पढ़ा के और फ्री में जिन बच्चों को पढ़ना हो उनके लिए कंटेंट डालना मेरा उद्देश्य है। तो आप सपोर्ट कीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और औरों से करवाइए कि जल्दी थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड शिफ्ट के साथ।